हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे सीडीपी की अपनी दूसरी क्लास रहेगी, उसमें पढ़ेंगे हम विकास के व्यापक प्रकार, पक्ष, आयाम। तो सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था वृद्धि और विकास की परिभाषाएं, उनकी विशेषता, वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, उनमें अंतर तथा उसके क्षेत्र। तो आज हम शुरू करते हैं विकास के व्यापक प्रकार, पक्ष तथा उनके आयाम। तीनों एक ही चीज है। पहले हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास। विकास के चार मुख्यतः चार होते हैं, वैसे तो नैतिक विकास भी होता है और भी कई होते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम शारीरिक विकास, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास दोनों एक ही है। सामाजिक विकास, संवेगात्मक, नैतिक विकास सामाजिक विकास में आ ही जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अपन पहले से शारीरिक विकास से शुरू करेंगे। पहला है अपना शारीरिक विकास कि शरीर का विकास कैसे होता है। शारीरिक विकास में क्या है, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास शरीर में होने वाले परिवर्तन, जैसे वृद्धि होगी, अपनी हाइट में वृद्धि होगी, वजन में वृद्धि होगी, अपने आकार, साइज से, अपने शरीर में होने वाले जो भी परिवर्तन है ना, जिनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, वो शारीरिक परिवर्तन होते हैं। अपने लंबाई, हाइट, वजन, आकार, सब में जो परिवर्तन होते हैं शरीर में होने वाले परिवर्तन शारीरिक परिवर्तन होते हैं। फिर आता है अपना मानसिक और संज्ञानात्मक विकास। इसमें क्या है, इसमें रहेगा अपने मानसिक और संज्ञानात्मक, आपके दिमाग का, आपके संज्ञान का, आपके ज्ञान का होने वाला विकास मानसिक और संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। कि आपकी समझ में कितनी बढ़ोतरी हुई, आपकी समझ में कितनी बढ़ोतरी है, आपकी मेमोरी, आपके विचार, तर्क वितर्क, सही गलत को जानने की, कि ये सही है ये गलत है, आपकी समझ में होने वाली बढ़ोतरी संज्ञान विकास में हो जाएगी। आपका भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास में आ जाएगा। प्लस आपको विचार विमर्श करने की जो क्षमता है वो संज्ञानात्मक विकास में आ जाएगी। आपके तर्क वितर्क करने की क्षमता है, संज्ञानात्मक विकास में आ जाएगी। आपको सही गलत जानने की जो क्षमता है वो संज्ञानात्मक विकास में आ जाएगी। मतलब क्या सही है क्या गलत है वो सारा कुछ। प्लस समस्या समाधान और नैतिक क्रियाएं जो समाज में होने वाली होती है, कि क्या करना चाहिए, किसको क्या बोलना चाहिए, किसको नहीं बोलना चाहिए, वो वाला सिस्टम सारा नैतिक विकास में आ जाएगा। फिर आता है अपना सामाजिक विकास। सामाजिक विकास है कि समाज में क्या सही है क्या गलत है, सोशलाइजेशन आपका कैसा होगा, ऐसी बातें जो समाज के कानून, कायदे, नियम, इस समाज में कैसे रहना है, एक लड़का कैसे रहेगा, एक लड़की कैसी रहेगी, उसकी लड़कों की क्या भूमिका होती है, लड़कियों की क्या भूमिका होती है, उन लड़कों और लड़कियों में बांटे हुए काम की लड़कियां, ये रूढ़िवादी टाइप पर है तो गलत की लड़कियां सिर्फ घर का ही काम करेगी, बाहर का काम करेगी। जैसा सोशलाइजेशन, जैसे वो वातावरण में रहता है उसके अकॉर्डिंग उसका सोशलाइजेशन होता जाता है, वो आएगा अपना सामाजिक विकास में। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में आ जाएगा सुख, दुख, दर्द, समस्या, तकलीफ, मोहब्बत, जो कुछ भी है, मतलब एक संवेगात्मक आपके फीलिंग्स, इमोशनल्स, जो भी कुछ आता है इमोशनल में, संवेग में जैसे आपका आ गया भय, आ गया क्रोध, प्यार, नफरत, ये सारा कुछ आएगा अपने संवेगात्मक विकास में। एक छोटा बच्चा होता है, पहले जैसे जन्म लेता है तो वो नहीं जानता है गुस्सा क्या होता है, प्यार क्या होता है। उसे धीरे धीरे जैसे जैसे वो समाज में रहता है, बच्चों अपने आसपास परिवार समाज से जुड़ता है, तो वो सीखता जाता है कि अब इसने अपने प्यार से बोला है, गुस्से से बोला है, फिर वो डरने लग जाता है। धीरे धीरे उसमें सारा नैतिक, सामाजिक, शारीरिक डेवलपमेंट होता जाता है। वैसे ही सारे विकास एक दूसरे के अंदर संबंधित है। क्रोध, भय, प्यार, नफरत, ये सारा होता है सामूहिक विकास। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये है अपने वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब है कि वृद्धि, हाइट बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, क्यों नहीं बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, विकास हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है,
उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक कारक होता है, दूसरा होता है बाह्य कारक। आंतरिक कारक में आ जाएगा अपने बीमारी, स्वास्थ्य, विचार, आईक्यू। बीमारी मतलब कि कोई बच्चा है जो जन्म से ही बीमार है, उसमें कोई डिसेबिलिटी है, कोई ना कोई उसका सही से काम नहीं कर रहा, मतलब कोई ना कोई तो बीमारी हो ही जाती है किसी को। तो बीमारी की वजह से, स्वास्थ्य की वजह से, विचार विमर्श जैसे माहौल में रहता है, कैसे कम्युनिकेशन करता है, किन लोगों के साथ उनका जुड़ाव है, किन लोगों के साथ उनका बैठता है, वो विचार बीमारी की वजह से, मतलब कि बीमारी हो जाए किसी को तो उसका हाथ में कोई बीमारी होगी, मतलब हाथ सही से काम नहीं कर पा रहा, तो आपका विकास नहीं हो पाएगा, हाथ की बढ़ नहीं हो पाएगी। जैसे होता है ना, लकवा पड़ जाता है, बच्चे विकलांग पैदा होते हैं तो उनका शारीरिक विकास नहीं होता, वो भी एक बीमारी है। बीमारी की वजह से शारीरिक विकास नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी। स्वास्थ्य, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आपका हर रोज सिर दर्द करता है, पेट दर्द करता है, तो आप अच्छे से, आपका संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, दिमाग का विकास नहीं होगा, शरीर का विकास हो जाएगा मगर दिमाग का विकास नहीं होगा, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, तो आपका दिमाग नहीं बढ़ेगा, आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा, आपका संज्ञान नहीं बढ़ेगा, साथ में आपका संवेगात्मक विकास भी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। आपका शरीर में कहीं ना कहीं कोई दर्द है, कोई आपसे बुलाने की कोशिश कर रहा है तो आपका बोलने का मन नहीं करेगा, आप गले से अगला प्यार से बुला रहे तो आपके शरीर में कोई तकलीफ है तो आप उसे क्रोध से कोई ना कोई जवाब दोगे। तो संवेगात्मक विकास भी है, विचार विमर्श, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, किन लोगों के साथ रहते हो, वो भी मैटर करता है। आईक्यू, किसी का दिमाग कम काम करता है, किसी का कम ज्यादा काम करता है, किसी को एक बार पढ़ा हुआ याद रह जाता है, कोई बच्चा पूरा पाठ याद कर लेता है एक बार में, कोई बच्चा बार बार पढ़ के भी याद नहीं कर पाता, तो उसका संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास नहीं ग्रोथ कर पाता। ये तो होते हैं अपने आंतरिक कारक। फिर आते हैं अपन बाह्य कारक पे, जैसे समाज, आर्थिक स्थिति, खाना, संस्कृति, पाठ्यक्रम। जिस समाज में रह रहे हो आप, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, अगर एक बच्चा ऐसे समाज में रह रहा है जहां पे सिर्फ गालियां दी जाती है, एक बच्चा ऐसे समाज में रह रहा है, ऐसे परिवार में रह रहा है जिसके घर में रोज उसके आंखों के सामने शराब पी जाती है, उसके सामने मम्मी पापा की लड़ाइयां, वो सारा कुछ देखता है, तो वो चीजें सीख जाएगा। क्योंकि बच्चा बचपन में बच्चा अनुकरण करके सीखता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है, जैसा वो देखेगा वो वैसा करेगा, जैसे समाज में रहेगा उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार वैसा ही हो जाएगा। फिर आता है अपनी आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति विकास को इस वजह से प्रभावित करती है कि कोई बच्चा है, वो पढ़ रहा है, उसका अगर बैकग्राउंड, उसका घर अच्छा है, उसको पर्याप्त रिसोर्स मिल रहे हैं, बुके, पेन वगैरह, जाने के लिए साइकिल, गाड़ी, बस, वैन, जो भी है, अगर उसको पर्याप्त संसाधन मिल रहे हैं तो वो अच्छे से पढ़ पाएगा। अगर उसे पता है कि अपने परिवार गरीब है, अपने पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसके दिमाग में वो चलता रहेगा, उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, वो नहीं पढ़ पाएगा, जो काम करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। इस वजह से, क्योंकि उसको पूरा आर्थिक स्थिति, उसके पास पूर्ण संसाधन नहीं होंगे, पर्याप्त रिसोर्स नहीं होंगे, इस वजह से आर्थिक स्थिति भी विकास और वृद्धि में मैटर करती है। फिर आता है अपना खाना। एक बच्चा है जो गरीब परिवार का है, एक बच्चा है जो अमीर परिवार का है। गरीब परिवार वाले बच्चे से खाना नहीं मिलता तो उसका शारीरिक विकास नहीं हुआ। अमीर परिवार वाला जिसके पास खाने के पर्याप्त संसाधन है, खाने की पर्याप्त चीजें हैं, तो उसका शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा, मानसिक विकास होगा तो उसका सामाजिक विकास भी होगा, संवेगात्मक विकास भी होगा। गरीब परिवार वाला पूरे दिन मेहनत करके कुछ खाने के लिए पैसे कमा रहा है तो उसका शारीरिक विकास तो होगा ही होगा, मगर दिमाग में तो ये चल रहा है ना कि वो ये कर रहा है, उसके पास ये है, वो है, तो ये बाह्य कारक खाना भी प्रभावित करता है। आप जिस संस्कृति, जिस समाज में रहते हो तो वो संस्कृति और समाज भी प्रभावित करता है आपके विकास को। फिर आता है पर्यावरण। पर्यावरण, वातावरण तो समाज से रिलेटेड है। इन सारों को मिला के समाज को, आर्थिक स्थिति को, संस्कृति को मिला के पर्यावरण बनता है, प्लस मीन्स वातावरण। तो वातावरण, जिस वातावरण में बच्चा रह रहा है, जिस वातावरण में अगर कोई काम अच्छे से हो रहा है, कोई समाज सेवा कर रहा है तो समाज सेवा करने लग जाएगा, तो उसका संवेगात्मक विकास होगा, मानसिक विकास होगा। इसी तरह से आंतरिक विकास और बाह्य कारक बच्चे के वृद्धि और विकास को कहीं ना कहीं जरूर प्रभावित करते हैं। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट, विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत है मतलब विकास विकास क्या है, कैसे होता है, उन पे क्या क्या रूल रेगुलेशन है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। निरंतरता का सिद्धांत कल पढ़ा था आपने कि विकास निरंतर होता है। फिर है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, विकास की गति की भिन्नता का सिद्धांत। फिर है व्यक्ति अंतर या व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। फिर है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है।
फिर है एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, फिर है अनुमान का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रारंभिक विकास की महत्ता का सिद्धांत। ये है मतलब विकास की विशेषताएं, मान ले कुछ भी मान लो, इनको नाम दिया है विकास के सिद्धांत। तो अब अपन इनको एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत क्या है? जैसे अपन कल विकास की विशेषताएं देखी थी ना, कि विकास है निरंतर चलता रहता है, ऐसे नहीं है कि वो रुक जाएगा, एक जगह पे आगे रुक जाएगा, नहीं। विकास जन्म से गर्भ से कबर तक जाता है, मतलब विकास शुरू हो गया उसके बाद वो चलता ही चलता जाएगा। वर्तुलाकार स्थिति में चलता है, ना कि रेखीय चलता है, ना कि सीधा चलता है, एक वर्तुलाकार स्थिति में चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। धीरे धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि अपनी हाइट अचानक से बढ़ गई, अपन 4 फुट के थे, सुबह उठे तो 5 फुट के मिले, नहीं। निरंतर धीरे धीरे निरंतरता की स्थिति में चलता है। विकास जन्म से कबर तक जाता है, जबकि वृद्धि परिपक्वता तक जाती है। तो ये विकास की एक विशेषता है कि निरंतरता का सिद्धांत, विकास जन्म जैसे ही बच्चा गर्भ में मां के गर्भ में होता है तब से उसका विकास होना शुरू हो जाता है। जब तक वो जिंदा है, जब तक वो कबर तक जाता है, तब तक विकास होता रहेगा। तो इसलिए बोला जाता है विकास की निरंतरता का सिद्धांत। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। क्रम की एक रूपता, कि विकास एक क्रम में ही होता है। इसका मतलब है कि ये अपना है इंडिया, ये अपना यूएसए, ठीक है। अगर भारत में अगर कोई बच्चा है, वो 9 महीने में बच्चे का जन्म होता है, तो यूएसए में 9 महीने के बच्चे का जन्म होगा। जब मां के गर्भ में बच्चा 9 महीने का तभी उसका जन्म होता है। जैसे 9 महीने का जन्म हो गया। दूसरी बात, कोई बच्चा अगर यूएसए में जन्म लिया है तो भी उसका उसी क्रम में विकास होगा जैसा अपना इंडिया में होता है। और इंडिया में होता है वैसे यूएसए वाले बच्चों का विकास होगा। हाँ, ऐसे हो सकता है विकास किसी का कम हो गया, किसी का ज्यादा हो गया, इसमें गति में फर्क पड़ सकता है, ना कि उसकी एक रूपता का। ऐसे नहीं हो सकता, क्रम की एक रूपता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। इंडिया में बच्चा जन्म लेने के बाद पहले अपने सिर को संभालेगा, फिर अपने धड़ को संभालेगा, फिर अपनी कमर को संभालेगा, फिर अपने पैरों को संभालेगा, फिर वो पैदल चलेगा। ऐसे ही यूएसए में होता है। आउट ऑफ कहीं भी कौन सी भी जगह हो जहां पे बच्चा जन्म लिया, तो पहले वो अपनी गर्दन को संभालेगा, फिर धड़ को संभालेगा, फिर पैरों को संभालेगा, फिर उसका विकास सिर से पैर की तरफ होगा। तो ऐसे यूएसए में होगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई बच्चे पहले जन्म लेते ही भागने शुरू हो जाते हैं, नहीं। एक रूपता का सिद्धांत, कि कोई भी किसी भी जाति का जीव हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, अगर यहाँ पे किसी गाय के बच्चे का जन्म हुआ है, तो अगर आउट ऑफ कंट्री कहीं भी कौन सी भी जगह गाय का बच्चे का जन्म हुआ है, उसी तरह से उसका विकास होगा। जिस तरह से यहाँ पे गाय के बच्चे का विकास हो रहा है, उसी तरह से वहां के गाय के बच्चे का विकास होगा। इसलिए है कि विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं, विकास की गति की भिन्नता का सिद्धांत। विकास की गति की भिन्नता, विकास की गति की भिन्नता है कि विकास की गति, मेरे में अलग विकास हो रहा है। कोई बच्चा 1 साल का होते ही पैरों पे चलना शुरू हो गया, कोई 8 महीने का पैरों पे चलना शुरू हो गया, कोई 1.5 साल का हो गया तो भी वो पैरों से नहीं चल रहा, कोई होता है जो 2 साल का पैरों से नहीं चलता, कोई बच्चा 12 महीने का होता है तो भी कुछ शब्द बोलने लग जाता है, कई बच्चे होते हैं जो 2 साल के तो भी शब्द नहीं बोल पाते। तो विकास की गति की भिन्नता, किसी में विकास धीमा होता है, किसी में तेज होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। इसलिए बोला जाता है विकास की गति की भिन्नता का सिद्धांत, कि सभी में एक जैसा विकास नहीं होगा। अगर मेरी हाइट 6 फुट है, आपकी हाइट 6 फुट है, तो जरूर नहीं है किसी तीसरे की हाइट भी 6 फुट हो सकता है उसकी 5 फुट हाइट हो, किसी की 4 हो, किसी की 6 हो, किसी की 6.5 हो, किसी की 7 भी हो। तो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग विकास होता है। इसलिए है कि विकास की भिन्नता का सिद्धांत, तो विकास सभी में अलग अलग होता है। फिर आता है व्यक्तिक अंतर या भिन्नता का सिद्धांत, कि सभी में एक जैसा विकास नहीं होता। कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी रूप से एक दूसरे से अलग है, चाहे वो एक माँ के 2 बच्चे हों, क्या वो एक साथ जन्म लिए हुए हों, 2 बच्चे हैं, उन्होंने सेम टाइम, मतलब 2 तारीख को जन्म लिया है, सेम टाइम 3 बजे, मगर उनमें जैसे जैसे वो बड़े होंगे, जैसे जैसे उनका विकास होगा, तो उनमें कोई ना कोई जरूर होगा, चाहे उनके हाइट का डिफरेंस आ जाए, चाहे उनकी हॉबी का आ जाए, चाहे उसके दिमाग का आ जाए। कुछ बच्चे होते हैं, मतलब 3 साल के 5 बच्चे हैं,
वो 5वीं क्लास में है, दूसरी क्लास में है, पहली क्लास में है। जरूरी नहीं है कि जो पहला बच्चा कर रहा है वैसे दूसरा बच्चा याद करेगा, दूसरा बच्चा कर रहा है वैसे पहला बच्चा याद करेगा। सेम है, एज सेम है, जेंडर सेम हो सकता है, एज सेम हो सकती है, मगर हॉबी कुछ ना कुछ हॉबी या उनके सोच विचार तर्क सारे अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे एक ही चीज को पसंद करेंगे। कुछ बच्चे सेम टाइम पे जन्म लेके भी अलग अलग होते हैं, शक्ल मिल सकती है, रूप मिल सकता है उनका, मगर कुछ न कुछ चेंजमेंट उनमें जरूर मिलेगा। तो बोला गया है कि व्यक्तिगत अंतर भिन्नता का सिद्धांत, सेम इंसान सेम उम्र के सेम एक साथ जन्मे हुए सेम जेंडर सेम शक्ल, उनमें भी कुछ न कुछ तो अंतर जरूर मिलेगा। तो है कि विकास व्यक्तिगत अंतर और भिन्नता का सिद्धांत। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट, ये तो अपने कल पढ़ाई था कि विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। पहले कोई बच्चा है, जैसे पानी का गिलास है, पहले उसको वो दोनों हाथों से पकड़ना शुरू करेगा, फिर वो एक हाथ से पकड़ेगा, फिर वो 2 उंगली से पकड़ने लग जाएगा। उसी तरह से बच्चे को पहले पेन दिया जाता है तो ऐसे पकड़ता है, धीरे धीरे उसका एक पूरा डेवलप हो जाता है कि पेन को कैसे पकड़ते हैं, फिर वो 2 उंगली से पकड़ने लग जाता है। तो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत ये कहता है कि पहले किसी भी काम को करने के लिए पूरा अंग काम करता है, फिर उस अंग के कुछ हिस्से द्वारा वो काम किया जाता है, तो वो कहलाता है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या है? एकीकरण का सिद्धांत है कि जब किसी कार्य को करने के लिए एक से अधिक अंग काम कर रहे हो तो एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। मतलब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, पहले वो एक पैडल पे खड़ा होकर साइकिल को भगा के चलाना सीखता है, उसका एक अंग काम कर रहा है, हाथ काम कर रहे हैं। जैसे जैसे साइकिल को चलाता रहेगा, अभ्यास करता रहेगा तो अच्छी तरह से चलाने लग जाएगा। फिर उसमें क्या होगा कि उसके हाथ भी काम कर रहे हैं, उसके हाथ भी काम कर रहे हैं, उसकी आंखें भी काम कर रही हैं, उसके पैर भी काम कर रहे हैं, सारा कुछ काम कर रहा है। एक चीज को चलाने के लिए सारे पूरे शरीर का संतुलन बनाना वो कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत। गाड़ी चला रहा है कोई तो उसके पैर भी काम करेंगे, उसके हाथ भी उसी वक्त काम करेंगे, उसकी नजरें भी उसी वक्त काम करेंगी, पूरा शरीर एक निर्देश से चलने लग जाता है, तो वो कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत। फिर अपन आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये एक जो अपने पीछे पढ़े थे, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास और स्वेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, ये सारे एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। अगर शारीरिक विकास नहीं हुआ, किसी अंग में दिक्कत आ गई, मतलब ये अपना हाथ है, ठीक है, अगर हाथ में दिक्कत आ गई तो अपन लिख नहीं पाएंगे। अगर अपने दिमाग में दिक्कत आ गई तो अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, सिर में दिक्कत आ गई तो अपना शारीरिक विकास नहीं होगा। कहीं ना कहीं चारों जितने विकास होते, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो बोला गया परस्पर संबंध का सिद्धांत, चारों अंतर संबंधित होते हैं। अगर अपना कौन सा विकास नहीं होगा तो चारों विकास पे फर्क पड़ेगा, जितने भी होते हैं उनपे। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन अनुमान का सिद्धांत। ये बोलता है कि कोई बच्चा है, वो क्या क्रिया कर रहा है, क्या प्रतिक्रिया कर रहा है, कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा, उसको देखिए। अब जैसे कोई बच्चा 10th 12th में अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, कोई कम लेके आ रहा है, तो अपने से मान लगा लेते हैं ना कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ ज्यादा परसेंटेज लेके आता है तो अपने से सपोज कर लेते हैं कि ये बहुत अच्छे पढ़ता है, बहुत ज्यादा पढ़ता है, भविष्य में बहुत कुछ करेगा, जॉब लग जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। तो अपन अनुमान लगा सकते हैं, जिससे अनुमान लगाते हैं उसे बोलते हैं अनुमान का सिद्धांत। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट, विकास की दिशा का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अपन पढ़ेंगे विकास की दिशा का सिद्धांत कि विकास कैसे होता है। सिर से पैर की तरफ होता है, केंद्र से बाह्य की तरफ होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं सिर से पैर की तरफ होता है, उसे बोलते हैं सिर पदोन्मुख। दूसरा होता है अपना समीप दूरस्थ।
सिर से पैर की तरफ, मतलब बच्चा है, बच्चा पहले वो अपनी गर्दन को संभालेगा, पहले गर्दन को संभालेगा, फिर मुंह को संभालेगा, फिर अपने धड़ को संभालेगा, फिर पैरों को संभालेगा। तो विकास पैर, सिर से पैर की तरफ जाता है, सिर से पैर की तरफ, सिर से लेके अपने अंगूठे के नाखून तक जाता है। और समीप दुरुस्त विकास ये होता है केंद्र से बाह्य की तरफ। केंद्र माना जाता है विकास का हृदय, हृदय से चारों तरफ जाता है। अपने हाथ इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ऊपर नीचे चारों तरफ जाता है, उसे बोलते हैं समीप दुरुस्त। तो विकास की दिशा दो होती है, एक तो होता है सिरपदोन्मुखी, दूसरा आता है समीप दुरुस्त। सिरपदोन्मुखी में होता है सिर से पैर की तरफ, समीप दुरुस्त होता है केंद्र से बाह्य की तरफ। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। फिर आता है प्रारंभिक विकास की महत्ता का सिद्धांत। प्रारंभिक विकास की महत्ता क्या होती है? प्रारंभिक विकास की महत्ता होती है, महत्ता मतलब इंपॉर्टेंस। बच्चे का 5-6 साल तक का बच्चा है, उस जो जिस माहौल में रहेगा, जो जिन जिन लोगों से मिलेगा, जो कुछ सीखेगा, जो कुछ उसे बताया जाएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो भविष्य में किन लोगों के साथ रहेगा। अगर पहले वो अच्छे लोगों, अच्छे समाज के साथ रहा है, तो आने वाले समय में वो अपने आप वही सिलेक्ट करेगा जो उनको फायदेमंद लगेंगे, जो उनके लिए सही है, उनको सिलेक्ट करेगा। तो जरूरी है कि प्रारंभिक विकास की महत्ता, मतलब विकास के प्रारंभ वर्ष महत्वपूर्ण है, बल्कि बाद के वर्षों से। तो बोला जाता है प्रारंभिक विकास की महत्ता के सिद्धांत। फिर आता है अपने विकास की अवस्थाएं, अपने विकास के सिद्धांत किए। फिर आते विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं कितनी होती है? गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। गर्भावस्था मां के गर्भ में होता है बच्चा, तो फिर शिशुअवस्था जन्म से 2 वर्ष, फिर होता है बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष, कुछ लोग मानते हैं 5 या 6 से 12 वर्ष, कुछ शिशुअवस्था को जन्म से 5 साल तक मानते हैं। फिर होता है अपना किशोरावस्था। किशोर अपन बाल विकास में किशोरावस्था तक ही पढ़ते हैं, बाल अवस्था 2 और भी होती है, प्रौढ़ वयस्क अवस्था, वृद्धावस्था। तो अपन